नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के अंदर जो अंतर्विरोध चल रहा था, उस अंतर्विरोध से लगभग पटाक्षेप हो गया है। और पटाक्षेप के पहले जो चीज़ें शुरू हुई थी वेणुगोपाल के माध्यम से, जो पोलिट ब्यूरो मेंबर थे सीपीआई माओवादी के, शांति के लिए सशस्त्र संघर्ष का परित्याग करना, इसके बाद कई सारे पत्र आए हैं। 2 पत्र वेणुगोपाल के आए थे और इसके बाद लगातार 3 पत्र जो है छत्तीसगढ़ के 3 डिवीज़न की तरफ से आए थे, गढ़चिरौली, मार डिवीज़न और आपको दक्षिणी उत्तरी बस्तर डिवीज़न कमेटी का। इसके अलावा एक पत्र और आया था जो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र था, वो था सिंगरेनी लेबर फेडरेशन का, जो कि तेलंगाना में है। और कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी इनके यहाँ पर जो है लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का जनसमूह यहाँ पर रहता है। तो इस कारण जो है इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना ही वह स्टेट है जहाँ से कि श्रीकाकुलम और बहुत सारे आंदोलन हुए थे, और वहाँ के आंदोलन से निकले हुए बहुत सारे नेता माओवादी आंदोलन को प्रदेश भर में संचालित कर रहे हैं। कभी यह श्रेय पश्चिम बंगाल को जाता था, जहाँ पर कि बंगाल के युवा लीडर्स जो हैं पूरे देश में बटे थे। अब लेकिन आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो लीडर्स हैं वह पूरे भारत के माओवादी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है। और इसमें सिंगरेनी फेडरेशन का जो लेबर फेडरेशन जो है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जाती है। ऐसे में जब वेणुगोपाल की तरफ से जो पत्र आए थे और उसके बाद जो लगातार पत्र आए 3 डिवीज़न कमेटी से, इसके बाद सिंगरेनी लेबर फेडरेशन की तरफ से भी वेणुगोपाल के पक्ष में जो पत्र आए, इन पत्र का जो जवाब मिला, उस जवाब का जो विश्लेषण है या जवाब का जो मतलब है, वो यही मतलब है कि वेणुगोपाल पार्टी के गद्दार थे और उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनकी नीतियों को खत्म कर दिया गया। जो वह शस्त्र त्याग और शांति और पार्टी को कानूनी रूप से लाने की जो प्रक्रिया थी, जिसमें कि सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टियां हैं, उस तरह से लाने की जो बात थी वो खत्म हो गई है। इस पर हम बात करेंगे डिटेल से और जानेंगे कि क्या मसला था और कैसे क्या हुआ। आइए देखते हैं। इस विवाद का जन्म तब हुआ जब से पहली बार वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया और इसके बाद उन्होंने वॉइस नोट जारी किया, जो कि 15 अगस्त को था और 16 सितंबर को प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद से जो लगातार विवाद चल रहे थे, उस विवाद के दरमियान में चौथे पत्र के तौर पर जो समर्थन दिया गया था वेणुगोपाल को गढ़चिरौली, मार और दक्षिणी उत्तरी बस्तर के डिवीज़न कमेटी के बाद, वो था सिंगरेनी लेबर फेडरेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरेशन था और यहाँ पर अच्छी खासी क्रांतिकारियों की पकड़ थी। वहाँ से जब पत्र आता है, ये पत्र आता आपको है 8 अक्टूबर को, 8-10-25 को आता है। इस पत्र ने बहुत चीज़ को एक्सपोज किया और बताया कि वास्तव में वेणुगोपाल का क्या मतलब था। और इसके बाद एक दूसरी पत्र आई है और वो आई है आपको 11-10-25 को, मतलब इस पत्र को लिखे जाने के 3 दिन के बाद। और इस पत्र ने उस पत्र का बिल्कुल काट किया है और वेणुगोपाल को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। तो वेणुगोपाल के क्या मंतव्य था और किस तरह से पार्टी ले जाना चाहते थे, सिंगरेनी लेबर फेडरेशन के 8-10-25 के पत्र में स्पष्ट है। उस पत्र का मजमून मैं सुनाता हूँ आपको और जानिए कि किस तरीके से पार्टी को कानूनी रूप से या संशोधनवाद की दलदल में ले जाने की कोशिश वेणुगोपाल कर रहे थे। इस पत्र में लिखा हुआ था, जो कि 8-10-25 को आया था और ये वेणुगोपाल के पक्ष में आया था। इसमें लिखा है, हमारी पार्टी में 2 गुटों के बीच संघर्ष वास्तविक है। मतलब एक गुट वह जो कि सशस्त्र संघर्ष करना चाहते हैं, एक गुट वह जो सशस्त्र संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच संघर्ष जो था ये वास्तविक है। इस बात को इस पत्र ने जाहिर किया। इस पर काफ़ी सारी डिबेट्स हुई है, लेकिन इस पत्र का भी पटाक्षेप हो गया तब जबकि 11-10 को नया पत्र जारी हुआ। अच्छा, मज़ेदार बात इसमें यह भी है कि दोनों के जो सचिव हैं अशोक हैं,
तो अब ये अशोक पदनाम है या फिर अशोक वास्तविक व्यक्ति है, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये पत्र जो है दिखाता है कि माओवादी के अंदर किस तरह से कोहराम मचा था, जिसका कि पटाक्षेप हो चुका है। इस पत्र को देखिए, इस पत्र में लिखा जाता है, जो 8/10/25 को जारी होता है, उसमें लिखा है कि हमारी पार्टी में 2 गुटों के बीच संघर्ष वास्तविक है। शिक्षा मतलब सिगरेनी लेबर फेडरेशन, हमारी केंद्रीय समिति पॉलिट ब्यूरो सदस्य सोनू के शांति प्रस्ताव का समर्थन करता है। ये पहला ही लाइन का दर्ज है। पत्र में आगे लिखा है, प्रिय लोग, यह एक सच्चाई है कि पिछले 2 वर्षों से हमारी पार्टी में 2 गुटों के बीच टकराव चल रहा है। क्रांतिकारी पार्टी में 2 गुटों के बीच संघर्ष एक घटनाक्रम है। यह एक सच्चाई है कि केंद्रीय समिति की कई बैठकों में पार्टी द्वारा अपनाई जा रही रणनीति और कार्यनीति पर गहन विचार विमर्श के बावजूद हमारी केंद्रीय समिति और राज्य समितियां उनमें बदलाव लाने में विफल रही है। परिणाम स्वरूप वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप गलत प्रथाओं को जारी रखने के कारण हमारी पार्टी को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्र सरकार हमारे केंद्रीय समिति के महासचिव बसवराजू द्वारा अभय नाम से जारी शांति वार्ता प्रस्तावों और उसके बाद सोनू अभय नाम से जारी बयानों को स्वीकार किए बिना पुलिस कार्रवाई और मुठभेड़ जारी रखे हुए है। लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाले हमारे देश में भारत सरकार का इस तरह का अड़ियल रुख अपनाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस स्थिति में जहां हमारी पार्टी को दीर्घकालीन जनयुद्ध के पथ पर गंभीर क्षति हुई है, शिक्षा का मानना है कि हथियार डालकर संविधान के दायरे में कानूनी तौर पर जनता की समस्याओं पर काम करना और राज सत्ता के उद्देश्य से क्रांतिकारी पार्टी ढांचे को मजबूत करना ही सही कदम है। हमारी बहुसंख्यक पार्टी इकाइयाँ शांति स्थापित करने और सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने के प्रति सकारात्मक रुख रखती है। इस अवसर पर शिक्षा हमारे पीबीएम मतलब पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू के शांति प्रस्तावों का समर्थन करता है। तेलंगाना के लोगों को हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली की गहरी समझ लंबे समय से है। तेलंगाना के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, वे हमेशा प्रगतिशील भावनाओं का समर्थन करते हैं। तेलंगाना के लोगों की चेतना के कारण ही लोकतांत्रिक आंदोलन लंबे समय से चल रहे हैं। तेलंगाना के लोग चाहते हैं कि हम सशस्त्र संघर्ष को त्याग कर पार्टी और कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए कानूनी संघर्ष में शामिल हों। हम जनता और लोकतंत्रवादियों से अनुरोध करते हैं कि वे वर्तमान अपरिहार्य परिस्थितियों में लिए गए हमारे इस निर्णय को समझें। हम सभी वर्गों के लोगों से इस शांति प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील करते हैं। हम उन सभी लोगों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने तेलंगाना राज्य समिति की ओर से शांति प्रक्रिया और सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति को स्वीकार किया है कि वे शिक्षा से संपर्क करें। हमारी बहुमत वाली पार्टी के बदले हुए रुख को ध्यान में रखते हुए हम तेलंगाना राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह शांति स्थापित करने के लिए हमारी पार्टी के साथ शांति वार्ता की पहल करें। हम अनुरोध करते हैं कि इसके लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए। यदि सरकार अपनी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल की घोषणा करती है तो हम सूचित करते हैं कि हमारी पार्टी शीघ्र ही प्रतिनिधि बनाकर हथियार डाल देगी और शांतिपूर्वक पार्टी को कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सचिव अशोक, यह पत्र आपको जो है 8 अक्टूबर को जारी किया गया था। इस पत्र की जारी होने के बाद चीज़ें बहुत सारी चल रही थी। मैंने बताया था इस पत्र के आने के पहले भी जो है कुछ दिनों के अंतराल पर 3 डिवीज़न तरफ से पत्र आए थे, जिसमें कि गढ़चिरौली, मार डिवीज़न और उत्तरी बस्तर डिवीज़न शामिल थे। इसके बाद चौथा पत्र सिगरेनी लेबर फेडरेशन की तरफ से आया है। यह पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना से जारी किया गया है और तेलंगाना के जो लीडर्स हैं वही पूरे भारत में माओवादी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। एक वक्त था जबकि बंगाल के लीडर्स पूरे देश में माओवादी आंदोलन को बढ़ा रहे थे और अब वह वक्त है जबकि तेलंगाना के लीडर्स पूरे देश में माओवादी आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। ऐसे में यह पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन इस पत्र पर पटाक्षेप तब लग गया
जबकि लगातार तेलंगाना स्टेट कमेटी की जगन की तरफ से पत्र जारी हो गया। इसके बाद विकल्प और अभय के नाम से दूसरा पत्र जारी हुआ केंद्रीय कमेटी की तरफ से, जिसमें कि साफ साफ सोनू को गद्दार बताया गया और कहा गया कि अगर वो हथियार डालना चाहते हैं तो वो हथियार डाले, सरेंडर करें, लेकिन हथियार पार्टी को जमा करें। अगर वो पार्टी को हथियार देने में आनाकानी करेंगे तो उनके खिलाफ PLGA को आदेश दिया जाता है कि वो उस हथियार जब्त करें। इसके बाद सोनू जो है दंडकारण्य से भाग गए। भाग करके अभी वो हैदराबाद में है। कहाँ हैं, किस हालत में है, पता किसी को नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि वो अमित शाह के सुरक्षा के घेरे में है ताकि उनको कोई मार ना सके। और इस भगाने की प्रक्रिया में भी अमित शाह के लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, अमित शाह की भूमिका थी, और उनको अमित शाह की तरफ से डायरेक्शन भी दिया गया था। संभवतः इस सूत्र बताते हैं ये बात कि उनको आप दंडकारण्य छोड़ करके भागिए, हैदराबाद आइए। हैदराबाद में जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी पहले सरेंडर कर चुकी है, उनकी भाभी जो थी सुजाता वो भी सरेंडर कर चुकी है, और अब वो भी सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन किस स्थिति में है वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है अखबारों को। इसके बाद जो है इस पत्र के बाद, चूँकि सिंगरेनी लेबर फेडरेशन बहुत महत्वपूर्ण मजदूर यूनियन है वहाँ पर, इसलिए करके जो इसके पत्र का काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन 8 तारीख को जारी किए गए पत्र के तुरंत बाद 11/10/25 को एक नया पत्र जारी होता है जो पुराने पत्र का खंडन करता है और चीज़ों को और ज़्यादा एक्सपोज करते हुए वेणुगोपाल को गद्दार घोषित करते हैं। इस पत्र कहता है, वो सुन लीजिए। सिंगरेनी लेबर फेडरेशन CKS 11-10 दिसंबर 2025। कितने साल और चलेंगे नकाबपोश हीरो के? प्रिय क्रांतिकारी रैंकों, लोकतंत्रवादियों और लोगों, सैकड़ों वर्षों से भारत में लोग जातिवाद के अंत, जातिगत भेदभाव, आदिवासीवाद और शोषण मुक्त समाज के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। ये संघर्ष कई रूपों और विरोधों में किए गए हैं, चाहे मुंह पर कपड़ा बांध कर हो, काले झंडे दिखाकर हो, गांवों का बहिष्कार करके हो, शोषकों के लिए काम बंद करके हो, मजदूरों द्वारा उत्पादन बंद करके हो। अनेक कानूनी प्रयास किए गए हैं। अंततः जनता ने ही लोक सेवकों को कठोर दंड दिया है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। सिंगरेनी में विरोध प्रदर्शन और बंद सिंगरेनी के शुरुआती वर्ष कई तरह के संघर्षों के साथ शुरू हुए, आगे बढ़ते हुए बंचन डोरा, कलमोक्ता डोरा, जगित्याला, जिसकी शुरुआत एक मनाही के रूप में हुई थी। जैत्र यात्रा के समय से ही सिंगरेनी में आंदोलन का शोर गूंज रहा है। सिकासा की शुरुआत 1982 में हुई थी। भारत का श्रमिक आंदोलन भारत के सभी कोयला खनिक आंदोलनों के लिए एक आदर्श है। पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा और आवास सुविधाओं के लिए विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से श्रमिक कई परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहे। उन्होंने राज्य द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को सहन करते हुए अथक संघर्ष किया। उन्होंने आर्थिक संघर्षों को राजनीतिक संघर्षों में बदल दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए। सिकासा द्वारा आयोजित संघर्षों का समर्थन करने वाले लगभग 36 लोगों ने बलिदान किया। यह कथन जितना सत्य है, एक मां बिना पीड़ा के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सिंगरेनी श्रमिकों के जीवन में यह बात स्पष्ट हो गई है कि संघर्ष और बलिदान के बिना अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। मंत्र इच्छाओं के आगे नहीं झुकते। यह एक विश्व प्रसिद्ध सत्य है, लेकिन मानवतावाद के प्रति आसक्त लोग उपरोक्त कथन को स्वीकार नहीं करते। वेणुगोपाल सिंगरेनी मजदूरों के संघर्षों के इतिहास से अनभिज्ञ नहीं है और अब वे विकृत मानसिकता से उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने तथा इतिहास को उलट पुलट करने का प्रयास कर रहे हैं। वह मार्क्सवाद से कर्म के सिद्धांत की ओर खिसक रहा है। वह धीरे धीरे एक समूह इकट्ठा कर रहा है ताकि पिछले 1 साल से उसके अंदर पनप रहे प्रतिगामी विचारों को अमल में लाया जा सके। उसने जिनुगु नरसिम्हा रेड्डी जैसे 1-2 लोगों को एजेंट के तौर पर नियुक्त किया है और शहद में लिपटी तलवार की तरह काम कर रहा है।
उसने शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ाकर और मनुवादियों के मुहूर्तों को समर्थन देकर भारतीय क्रांति की प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की है। उन्होंने वैचारिक चर्चाओं और रणनीतिक व सामरिक मुद्दों को केंद्रीकृत लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने की पद्धति को विकृत करके शोषकों के एजेंट शासकों की भाषा अपना ली है। वह माओवादी पार्टी में, क्रांतिकारी कतारों में, लोकतंत्रवादियों में और अंततः जनता में अराजकता पैदा करने की एक योजना के तहत ऐसा कर रहे हैं। अनंत बलिदान देने वाले क्रांतिकारी समय की आवश्यकता के अनुसार अपनी रणनीति और कार्यनीति बदलने श्रम शोषण मुक्त समाज के लक्ष्य के साथ सिकासा कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगा। वह श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुसंख्यक श्रमिकों की राय के साथ सभी प्रकार के संघर्षों में आगे बढ़ेगा। हार जीत की जननी है। आंदोलनों और संघर्षों में स्थान परिवर्तन तो होता है, लेकिन अस्त्र संन्यास नहीं होता। यह सब वेणुगोपाल के लिए अज्ञात नहीं है, यह अशिक्षित नहीं है, यह कुछ पन्नों में अलिखित नहीं है। पचकमरला के एक मरीज की तरह वह अब बिल्कुल उलट बातें कर रहा है। वह भीड़ जुटा रहा है, वह अराजकता फैला रहा है, जबकि वह जानता है कि वह जो सिद्धांत कह रहा है वह मान्य नहीं है। सिकासा की ओर से हम एक बार फिर घोषणा करते हैं कि हम शिकागो के शहीदों के खून से शुरू हुए लाल झंडे के संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप शहीदों के बलिदान का जरा भी सम्मान करते हैं तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप गलत विचारों और नीतियों का त्याग करें। आप जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति में बाधा बन रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं, कम से कम अपनी मां के प्राण, अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अशोक सचिव। तो देखा आपने किस तरीके से ये पत्र जो है, पुराने पत्र का जो कि जारी किया गया था सिंगरेनी लेबर फेडरेशन की तरफ से 8 तारीख को, उसका पूर्णतः निषेध करते हुए सशस्त्र संघर्ष जारी रखने की बात करता है। इस पत्र ने यह भी बताया है कि चाशनी में लपेटकर जो ये बात रख रहे हैं वेणुगोपाल की तरफ से और नए निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, यह जनता के साथ गद्दारी है। मेरा इस मामले में एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत में सशस्त्रवाद का काफ़ी ज़्यादा अटैक रहा है और लगातार जब से आप तेलंगाना आंदोलन को भी देख लीजिए आप, अगर जब 1951 में इसका अवसान होता है, उस दौर तक में भी तेलंगाना में काफ़ी बड़े आंदोलन भूभाग को में सशस्त्र आंदोलन चल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, सीपीआई के नेतृत्व में, और उसमें जिस तरीके से फिर उसको हरा दिया करके फिर हथियार डलवा दिया गया, जिस कारण कि हजारों कम्युनिस्टों की हत्याएं की गई। हत्याएं नेहरू सरकार ही थी उस वक्त में, भारत जस्ट आज़ाद ही हुआ था। और इसके बाद जो है उसके बाद सशस्त्रवाद की वजह से जो पार्टी पहली बार ओपन हुई, कानूनी रूप से सीपीआई सामने आई, वह द्वितीय पार्टी थी, विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस के सामने, देश के सामने। लेकिन वह पार्टी धीरे धीरे आज खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसी तरह से अगर आप देखिए, अगर तो 1969 के बाद जो नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद उसके जो महासचिव सारो मजूमदार, उनकी 72 में उनकी हत्या होने के बाद कई सारी पार्टियां थी जो सशस्त्रवाद का रास्ता अपना लिया था। इसमें महत्वपूर्ण पार्टी जो सशस्त्र संघर्ष कर रही थी वह थी CPI-ML लिबरेशन। लेकिन लिबरेशन के जो महासचिव थे जौहर, जब उनकी शहादत होती है एक मुठभेड़ में, इसके बाद विनोद मिश्र CPI-ML लिबरेशन के महासचिव बनते हैं और पूरी पार्टी को लेकर चले जाते हैं कानूनी संसदवाद की तरफ। और आज CPI-ML जो है किस स्थिति में है आप सभी देख पा रहे हैं, देश जनता देख पा रही है, जो एक सीट के लिए, दो सीट के लिए जो है संघर्ष कर रही है और उसे वह भी नहीं मिल रहा है। उन्हीं पार्टियों के साथ जिसने कभी उनके नेताओं की हत्या किया था, जिसमें कि चंदू का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, शहाबुद्दीन ने हत्या किया था। शहाबुद्दीन उस समय RJD के सांसद हुआ करते थे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से CPI-ML का अवसान हुआ। ठीक इसी दिशा में ले जाने की प्रक्रिया आपको CPI माओवादी को भी
अवसर ये मामला आया था, जिसको कि वेणुगोपाल ने लीड किया और वेणुगोपाल पूरी पार्टी को लेकर के एक बार फिर से संसदवाद की दलदल में ले जाना चाहते थे। लेकिन पार्टी के बड़े घरे, खास करके इनके महासचिव देव जी, जिनका नाम तिरुपति है, और उन्होंने इस चीज़ को रोका और पूरे देश में सशस्त्र संघर्ष का सूत्रपात एक बार फिर से किया। और इसके बाद कई घटनाएं हुई है, जिसने कि अभय और वेणुगोपाल जो अभय के नाम से पद जारी करते थे, प्रवक्ता के पद पर जब थे वो, और इसी नाम से उन्होंने सरेंडर करने की बात भी कहा था। तो उनके मंशा पर लगा दिया पलीता, और अब जो चीज़ चल रही है वो चल रही है पार्टी वही नीति जो कि वास्तव में जनता की नीति है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत के अंदर में अब सिर्फ 2 ही पार्टी बची है जो पार्टी की वास्तव में जनता अपने जिसके वो प्रतिनिधि हैं उसके सच्चे हितैषी हैं। पहली पार्टी वो है भाजपा ही वो पार्टी है जो कि सच्चे मायने में, सच्चे दिल से पूंजीपतियों के लिए काम करती है, कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करती है। इस देश की जितने लुटेरे हैं, दलाल हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, बलात्कारी हैं, इन लोगों के सच्चे मन से, सच्चे तन से, सच्चे धन से और पूरी तरीके से हिफाजत करती है, और उसके लिए वो लड़ती है। उसके लिए जो करना होता है वो उसके लिए करती है। और यही कारण है कि आज भाजपा जो है पूरे देश के हर तमाम बलात्कारी, गुंडों, बदमाश, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, आपको कॉर्पोरेट घराने, इन सभी का सच्चा प्रतिनिधि बन करके उभरा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है, वो है CPI माओवादी, जो सीधे तौर पर घोषणा करती है कि हम इस देश के मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन तमाम मेहनतकश लोगों के सच्चे प्रतिनिधि हैं और उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनके लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाएंगे। और आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से उनके लगभग 400 से 500 से अधिक लोग माओवादी मारे गए, लीडर्स लेकर के निचले कार्यकर्ता तक। इनमें खुद महासचिव की भी हत्या हुई है। तो आप ये महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, 2 पार्टियां हैं भारत में जो सच्चे मन, सच्चे तन से अपने अपने प्रतिनिधि के लिए, अपने अपने समूह के लिए लड़ रहे हैं। एक बलात्कारियों का समूह है, दूसरा भयंकरों का समूह है। अब देश की जनता को तय करना है कि वो किस समूह के साथ जाना पसंद करेगी। बाकी की जो पार्टियां हैं, मध्यमार्गी पार्टी, कभी दाएं कभी बाएं डुलती रहती है पेंडुलम की तरह, लेकिन वो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ अब यही रही है कि भारत में 2 पार्टी है, CPI माओवादी और भारतीय जनता पार्टी, जिसका की माता है RSS। इस दोनों के बीच सच्चे तौर पर तन मन धन से आमने सामने की खूनी संघर्ष छिड़ गया है और छिड़ा हुआ भी था पहले। अब इसका विकराल रूप देश के सामने आने जा रहा है। किस तरीके से आप चल रहा है, मैं इस पर अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये घटनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सोनू वेणुगोपाल का जो मसला था उस पर भी किस तरह से पर्दा डाल देता है, उसको किस तरह से नेपथ्य में ढकेल देता है, यह भी है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह कहना चाहूँगा मैं, संशोधनवाद का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। अभी जो ये पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, जब यहाँ संशोधनवाद इस तरीके का है तो आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी सत्ता में आती है या आएगी, जैसे चीन में आई थी, तो किस तरीके से संशोधनवाद उस वक्त भी हावी होगा। यह लड़ाई अनवरत चलने वाली है और भयानक तौर पर संशोधनवाद जो है देश की जनता का शत्रु है, भाजपा का समर्थक है, और इस चीज़ को काफ़ी साफ तरीके से देश की जनता ने देखा, समझा और महसूस किया। आप क्या समय महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके अलावा अपना चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और यदि आपको संभव हो अगर आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। आगे में बारकोड है, वहाँ से आप भेज सकते हैं, और आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो 89 रुपये का है और एक 159 रुपये का है। आपको दोनों में जो बेहतर लगे आप उसका ले सकते हैं। नमस्कार।